प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का उत्पादन। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर एक्सिस्टेंस। मोस्ट ऑफ अस आवर फूड्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज एंड राइस। बच्चों, जीवन के लिए भोजन बहुत आवश्यक है और भोजन का बहुत अधिक भाग हमें पौधों से प्राप्त होता है, जैसे व्हीट है, गेहूं है, मक्का है, चावल है। दे आर कॉल्ड फूड प्लांट्स। उनको हम फूड प्लांट्स कहते हैं, अर्थात वो पौधे जिनसे भोजन प्राप्त होता है। वी ग्रो दैम इन द फील्ड्स इन ए लार्ज नंबर्स। उनको, ऐसे पौधों को हम बहुत अधिक संख्या में खेतों में उगाते हैं। टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जनसंख्या की पूर्ति के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनको बहुत अधिक संख्याओं में खेतों में उगाया जाता है। ग्रोइंग फूड प्लांट्स एज ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। वी टेक स्पेशल केयर ऑफ देम। हम उनकी विशेष देखभाल करते हैं, क्योंकि सेरेल्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सारी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो हमें भोज्य प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होती हैं और वो हमें फसलें ही उगा करके इनको हम पैदा करते हैं। वी आल्सो ग्रो क्रॉप्स। हम इनको भी उगाते हैं, जैसे मेडिसन है, टोबैको है, कॉफ़ी है, टी है, रबर है और फाइबर्स है। आइए हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग पौधे अलग अलग क्लाइमेट्स में और सीजन में और मिट्टी में उगते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के पौधे किस सीजन में उगते हैं। वो पौधे और फल लाइक एप्पल्स, पीच, प्लम, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर ग्रो इन विंटर सीजन और कूल क्लाइमेट्स ऑफ हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे एरिया में जहाँ की थोड़ा सा कूल वातावरण होता है, जाड़े होते हैं, उन फसलों में उस टाइम में, उस सीजन में इनको सबको उगाया जा सकता है। जबकि बनाना, पपाया, शुगर केन आदि वार्म क्लाइमेट्स, गर्म वातावरण में अर्थात गर्मियों में उगाए जा सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा कोकोनट ट्री को हॉट और डैम्प अर्थात गर्म और दलदलीय क्षेत्रों की मिट्टी चाहिए होती है, इसलिए ये समुद्र के किनारे उगते हैं। क्रॉप्स ऑफ cereals, pulses and wild seed like wheat, gram, mustard that grow in winter are called the रबी क्रॉप्स। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जाकर के आगे क्वेश्चन बन सकता है कि रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि सेरेल्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड्स, जो कि अधिकतर जाड़ों के दिनों में उगाई जाने वाली फसलों को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। और जैसे चावल है, मेज़ है, इन सबको चूँकि हम समर सीजन में पैदा करते हैं। समर सीजन के बाद जब बरसात का मौसम आता है उस समय इनको पैदा किया जाता है, जैसे राइस है, मेज़ है, मिलेट्स है, ऐसी फसलों को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन आपका बनता है कि रबी फसल और खरीफ फसल कैसे कहते हैं। अब आता है सॉइल एंड वाटर। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स नीड वेल इरिगेटेड सैंडी वेल। अधिकतर जो क्रॉप्स होती हैं उनको सैंडी वेल चाहिए होती है। बट क्रॉप्स लाइक राइस, जूट एंड नीड क्ले सॉइल विच हैज़ no air but hold maximum amount of water to keep their roots in water. Soil Bengal in such type. बच्चों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो है जिनको क्ले मिट्टी चाहिए होती है, दलदली मिट्टी चाहिए होती है, जिनकी रूट्स जो है अधिक से अधिक पानी को रखती हैं और वहाँ पर एयर की नहीं पहुँचनी चाहिए, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता है। क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट्स, कॉटन आर ग्रोन आफ्टर रेन। बरसात के बाद इन फसलों को उगाया जाता है। मेक अस फ्रॉम लिटिल वाटर दैट रिमेन्स stored in the soil. Wheat grow well black soil. ऐसी जो फसलें हैं वो काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। Wheat is grown more in the sandy and irrigated soil in पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो सैंडी और इरिगेटेड वायल है, सिंचाई, जहाँ पर सिंचाई के साधन अधिक हैं वहाँ पर व्हीट, गेहूं का उत्पादन होता है। टी इज ग्रोन इन हिली स्लोप्स। बच्चों, जो चाय होती है, टी होती है, वो पहाड़ी पर जो ढालू खेत होते हैं वहाँ पर उगाई जाती है, जैसे दार्जिलिंग है, आसाम है, नीलगिरी है। द रेन वाटर ऑफ फॉलिंग द स्लोप्स। जब बरसात का पानी पहाड़ी से
स्लोप फिसलता हुआ नीचे आता है, फ्लोज डाउन जब नीचे की तरफ आता है, लीविंग द सॉइल विट बट द प्लांट रूट्स डू नॉट रिमेन इमर्ज इन वाटर। मिट्टी तो गीली करते हुए आता है, लेकिन उससे जड़ें प्रभावित नहीं होती हैं। हाउ टू ग्रो गुड क्रॉप्स, कैसे हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। वी शुड यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फॉर सोइंग। हम हमेशा हेल्दी और राइप सीड्स अर्थात स्वस्थ और पके हुए बीजों को ही बोएं, और ऐसे खेतों में बोएं जिनको पूरी तरह तैयार किया गया हो। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स रिमूव्ड बाय द टाइम टू टाइम एडिंग केमिकल्स फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल। मिट्टी में जब मिनरल्स या खनिज तत्वों की कमी होती है तो समय समय पर उनका भी छिड़काव होना चाहिए, उनको मिलाना चाहिए। डिकेइंग प्लांट्स एंड केटल डंग्स मेक कंपोस्ट द नेचुरल मिनरल्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो कमज़ोर पौधे होते हैं, उनको कंपोस्ट खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच द मोस्ट एसेंशियल ऑफ द क्रॉप, जो कि फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे यूरिया है, अमोनियम है, नाइट्रेट है, फॉस्फर एंड सल्फेट, दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर। ये भी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। अब बात आती है कि जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हम कैसे उस फसल की रक्षा करें कि वो बन के तैयार हो। हर्बीवोर्स एनिमल्स, जो शाकाहारी जानवर हैं, वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको चर जाते हैं, चरने के साथ साथ उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको डैमेज भी करते हैं, तो उनसे भी हमको बचाव रखना है। दे कैन कीप अवे फ्रॉम द मेकिंग प्रॉपर फेंस, हम चारों तरफ फेंसिंग करके उनको फसलों से दूर रख सकते हैं। अब बच्चों बात आती है रैट्स है, बर्ड्स है, स्क्वेरल है, ईट अप फ्रूट्स एंड ग्रेन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जब बच्चों फ्लावर्स होकर के जब फल लग जाते हैं तो इस टाइम पर चूहे हैं और चिड़ियां हैं या स्क्वेरल हैं, ये बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। दे शुड कीप अवे फ्रॉम द फील्ड्स, उनको खेतों से बाहर रखा जाना चाहिए। अब इसी समय पर इंसेक्ट लाइक हैबिट्स है, ग्रास ऊपर है, कैटरपिलर्स है, ईट लीव्स ऑफ द प्लांट्स, पत्तियों को खाते हैं। सम ईट्स फ्रूट्स, कुछ फल भी खा जाते हैं। इंसेक्ट्स बीइंग किल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल डीडीटी और गैमेक्सिन का छिड़काव करके इस प्रकार के कीटनाशकों को भी मारा जा सकता है। बट दिस केमिकल आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो केमिकल है ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, दस पास ऑन टू द ह्यूमंस, और मानव के पास भी चला जाता है विद द डाइट, और भोजन के माध्यम से वो मानव के शरीर में पहुंच जाता है। देयरफॉर इसलिए देयर यूज इज स्टॉप्ड इन नाउ एडेज, इन दिनों इनका उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स इट्स कंट्रोल बाय रिमूविंग देयर एड्स, इंसेक्ट्स का रिप्रोडक्शन ना हो, उनका प्रजनन ना हो, उनके अंडों को नष्ट करके उनको अलग किया जाए। वीड्स आर देयर हेडिंग प्लेसेस, उनके जो वीड्स होते हैं वो हेडिंग प्लेसेस में छिपे हुए स्थानों पर होते हैं। अल्टरनेट फूड सो वी आर रिमूव्ड, हार्म्ड लीव्स एंड फ्रूट्स आर रिमूव्ड। एक और जो पत्ती हार्मफुल है, जो पत्ती इफेक्टेड हो चुकी है, उसको पेड़ से अलग किया जाए और उसकी रक्षा की जाए। फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया यूज सेवरल डिसीज इन क्रॉप्स प्लांट्स, दे आर वास्ड फॉर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड रिमूव्ड। शुरुआत में ही इन सब चीज़ों की देखभाल हो जाना चाहिए, और जो फल, जो प्लांट्स इससे ग्रसित है उसको पहले से ही फसल के बीच में से हटा देना चाहिए। वैन नेसेसरी डाइल्यूट फंगीसाइड इज स्प्रेड, यदि आवश्यक है तो फंगीसाइड का भी स्प्रे किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स इन स्टोर, अब बात आती है कि जब फसल पक जाती है, चूंकि हमें उस फसल का उपयोग लंबे समय तक करना है, इसलिए कैसे हम उसको प्रिजर्व करें, उसकी रक्षा कैसे करें, आइए इस बात को हम जानते हैं। सीड्स ऑफ सैरेल्स एक्सेट्रा रिमेन पार्ट्स ऑफ आवर फूड, ये हमारे मुख्य भोजन के हिस्से हैं। सो वी रेज सीड्स क्रॉप्स एंड स्टोर देम फॉर ईयर लॉन्ग यूज, हम अधिक से अधिक इनको उगाते हैं और बहुत लंबे समय तक इसको रखने की आवश्यकता होती है। इफ द सीड्स आर डैम्प दे बिकम रॉटन एंड स्पॉइल्टी बाई फंगी। इफ द सीड्स गेट डम्प, यदि उनको ऐसे रख दिया जाए तो वो बीज खराब हो जाते हैं, उसमें फंगस लग जाती है। सो
द गोडाउन शुड बी केप्ट ड्राई। तो जो गोडाउन है वहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जाए। रैट्स इंसेक्ट्स शुड नॉट रीच देयर, वहाँ पर रैट्स और जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं पहुँचना चाहिए। सो द सीड्स शुड बी स्टोर इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर, हमेशा बिल्कुल सील्ड कंटेनर, बंद पात्रों में, बंद बर्तनों में या डिब्बों में इनको रखा जाना चाहिए। टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइलिंग केमिकल्स, और केमिकल्स का भी छिड़काव इसमें करना चाहिए। बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया और अगले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।